नमस्कार। आज हम भारत की कृषि संरचना की पेचीदा दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं है, नहीं। ये कहानी है जमीन की, सत्ता की और उन संघर्षों की जिन्होंने सदियों से हमारे देश के ताने बाने को बुना है। तो एक बहुत सीधा सा सवाल, भारत में जमीन का असली मालिक है कौन? किसान, सरकार या कोई और? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। और इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। पूरे भारत में खेती का कोई एक जैसा मॉडल है ही नहीं। पंजाब के हरे भरे खेतों से लेकर केरल के मसालों के बागानों तक हर जगह की कहानी बिल्कुल अलग है, जो वहां की जमीनी हकीकत से तय होती है। मतलब जमीन की कहानी सिर्फ मिट्टी और पानी तक ही नहीं रुकती। वहां का सामाजिक ढांचा कैसा है, राजनीतिक माहौल क्या है और बाजार की ताकतें किस तरफ हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि जमीन पर किसका हक होगा और फसल का सही दाम किसे मिलेगा। और यही वजह है कि भारत के हर कोने में कृषि की तस्वीर इतनी अलग अलग दिखाई देती है। अजय, भारत के ग्रामीण इतिहास को अगर समझना है तो हमें दो ताकतवर व्यवस्थाओं को जानना ही होगा। एक है सामंतवादी और दूसरी है पूंजीवादी। ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो सिस्टम है जिन्होंने सदियों तक ये तय किया कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब रह जाएगा। तो पहले मिलते हैं सामंती जमींदार से। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास मीलों तक जमीन फैली है, लेकिन वो खुद हल नहीं चलाता। उसका काम अपनी जमीन को काश्तकारों यानी किराए के किसानों को दे देना और फिर साल के आखिर में उनसे किराया वसूलना। तो ये सिस्टम चलता कैसे था? बहुत सीधा सा हिसाब था। काश्तकार का परिवार दिन रात खून पसीना एक करके फसल उगाता और फिर उस फसल का एक बड़ा हिस्सा या फिर एक तय रकम सीधे जमींदार की तिजोरी में चली जाती थी। मतलब मेहनत किसान की और मलाई जमींदार की। अब आते हैं कहानी के दूसरे खिलाड़ी पर। ये है पूंजीवादी किसान। ये जमींदार की तरह सिर्फ गद्दी पर नहीं बैठता, बल्कि एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करता है। ये खुद खेत में मेहनत नहीं करता, बल्कि दिहाड़ी पर मजदूर रखता है और उनसे काम करवाकर बाजार से मुनाफा कमाता है। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है काश्तकार का पूरा परिवार जो अपनी मेहनत झोंक रहा है, और दूसरी तरफ है भाड़े के मजदूर। एक तरफ है अनुपस्थित जमींदार जो बस किराया लेने आता है, और दूसरी तरफ है एक एक्टिव मैनेजर। और कमाई का तरीका, एक के लिए किराया, दूसरे के लिए बाजार से होने वाला प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है, जब समाज में अमीर और गरीब के बीच इतनी गहरी खाई हो तो टकराव तो होना ही है। और ब्रिटिश राज ने तो इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया, जिससे पूरे देश में विद्रोह की चिंगारियां भड़क उठीं। 1857 का साल, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले जो विद्रोह होते थे वो ज्यादातर छोटे छोटे और बिखरे हुए थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने पूरे देश के किसानों को एक साथ खड़ा कर दिया और ये संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा तेज और व्यापक हो गया। तो सवाल ये उठता है कि 1857 के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या? जवाब है अंग्रेजों की नई नीतियां। उन्होंने लगान की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिन्होंने किसानों की कमर ही तोड़ दी, और ऐसे कानून लाए जिसने उन्हें अपनी ही जमीन पर मोहताज बना दिया। इन सब ने मिलकर ग्रामीण भारत में असंतोष की आग को और भड़का दिया। अब कहानी पहुंचती है आजादी के दौर में। हमें लगा कि 1947 में अंग्रेजों के जाने के साथ ही शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एक बड़ा सवाल तब भी खड़ा था। आजादी तो मिल गई, पर जमीन से जुड़े ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हुए? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। संघर्ष इसलिए नहीं थमे क्योंकि आजादी के बाद जिन भूमि सुधारों का सपना देखा और दिखाया गया था, वो सरकारी फाइलों में ही कहीं दबे रह गए। उनकी रफ्तार बहुत ही धीमी थी। इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, जैसा कि हमने देखा, भूमि सुधार कछुए की चाल से भी धीमे चले। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी वजह थी, वो था एक छिपा हुआ गठजोड़। अफसरों, नेताओं और पुराने जमींदारों की तिकड़ी ने मिलकर सुधारों को पटरी से उतरने नहीं दिया ताकि उनका दबदबा बना रहे। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज हम किसानों की जिन समस्याओं की बात करते हैं, चाहे वो कर्ज हो, जमीन का झगड़ा हो या बाजार में उपज का सही दाम ना मिलना हो, क्या इन सब की जड़ें उसी इतिहास में नहीं छिपी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारा अतीत आज भी हमारे साथ चल रहा है।